अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है हम उसमें जो सबसे मुश्किल तरीन टॉपिक कंसिडर किया जाता है जर्मन ज़ुबान में उसके बारे में बात करेंगे, यानी कि डाटिव के बारे में। जो भी नया ज़ुबान सीखता है जर्मन, उसको डाटिव के साथ में बहुत मुश्किल होती है, उसको समझ नहीं आता कि डाटिव है क्या चीज़। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि आपको बेस्ट पॉसिबल वे में समझाऊं कि डाटिव क्या है, क्योंकि मुझे फील होता है कि उर्दू स्पीकर के लिए डाटिव इतना मुश्किल नहीं है। तो चलें विदाउट एनी फर्दर डिले आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, डाटिव जो है वो 4 केसेस में वन ऑफ द केसेस है। हमने पहली चंद वीडियोस में एक्यूजेटिव के बारे में बात की, फिर हमने नोमिनेटिव के बारे में बात की, अब हम डाटिव के बारे में बात कर रहे हैं जो कि थर्ड केस है, और फिर आने वाली अगली चंद वीडियोस में हम बात करेंगे फोर्थ केस के बारे में। अगर तो मैं आपको आसान वर्ड्स में समझाऊं तो डाटिव जो है वो हमेशा जुमले के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बात करता है। मैंने आपको लास्ट कपल ऑफ वीडियोस में बताया था एक्यूजेटिव के बारे में। एक्यूजेटिव हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बात करता है, डाटिव जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बात करता है। फिर अमूमन ये होता है कि स्टूडेंट्स पूछते हैं कि भाई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में मुझे क्या पता कि ये जुमले में अब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। उसके लिए उस सवाल को आंसर करने के लिए मैंने यहाँ पे जुमला लिखा है, Ich schreibe der Frau einen Brief। Ich schreibe der Frau einen Brief। मैं खत लिख रही हूँ एक औरत को। इसका मतलब जो है डायरेक्ट ट्रांसलेट अगर मैं करूँ तो इसका मतलब बनता है Ich schreibe der Frau einen Brief। Ich मैं schreibe है लिखना, der Frau वो औरत को, einen Brief एक खत, यानी कि मैं उस औरत को एक खत लिख रही हूँ। अब इस जुमले में मैंने आपसे कहा था कि अब जब भी हम सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, जब भी सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही होती है तो हम नोमिनेटिव इस्तेमाल करते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं तो हम बात करते हैं फिर एक्यूजेटिव में। अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में बात करते हैं तो फिर हम डाटिव इस्तेमाल करेंगे। इसलिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस जुमले में हम पहले तो पिक आउट कर लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो इस जुमले में इश जो है, क्योंकि वो एक एक्शन कर रहा है तो वो सब्जेक्ट हो गया, यानी कि मैं एक्शन कर रही हूँ तो सब्जेक्ट है। der Frau वो औरत और einen Brief दोनों जो हैं ऑब्जेक्ट हो गए हैं, क्योंकि वो दोनों मेरे एक्शन से अफेक्ट हो रहे हैं। Ich schreibe der Frau einen Brief। मैं लिख रही हूँ, इसलिए मैं इश जो है वो सब्जेक्ट हो गया, der Frau और einen Brief दोनों ऑब्जेक्ट हैं इस सेंटेंस के। अब हम आ जाते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि der Frau या फिर einen Brief इन दोनों में से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट तो हमें पता चल गया कि इश है, और हमने ये भी फाइंड आउट कर लिया है कि इस जुमले के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक तो है der Brief और zweite यानी कि दूसरे वाला है die Frau। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो है Ich schreibe einen Brief। अगर मैं कहती हूँ Ich schreibe einen Brief तो ये कंप्लीट सेंटेंस है, आपको समझ आ रही है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं एक खत लिख रही हूँ, ये जुमला कंप्लीट है, इसलिए ब्रीफ जो हुआ। लेकिन अगर मैं कहूँ कि Ich schreibe der Frau तो ये जुमला कंप्लीट नहीं है, मैं लिख रही हूँ उस औरत को। क्या लिख रही हूँ हमें नहीं समझ आ रहा है इस जुमले में से, इसलिए ये जुमला कंप्लीट नहीं है, वहां पे कुछ ना कुछ मिस हो रहा है। अगर मैं कहती हूँ Ich schreibe einen Brief, मैं खत लिख रही हूँ, किसको लिख रही हूँ जरूरी नहीं है बताना, मैं खत लिख रही हूँ एक कंप्लीट सेंटेंस है। Ich schreibe der Frau, मैं उस औरत को लिख रही हूँ। क्या लिख रही हूँ, खत लिख रही हूँ, पोस्ट कार्ड लिख रही हूँ, क्या लिख रही हूँ, जुमला कंप्लीट नहीं है। इसलिए अगर तो Ich schreibe einen Brief आपको समझ आ जाती है कि इस जुमले का मतलब क्या है, तो वो जो जुमला होता है वो हो जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, अगर आप दो ऑब्जेक्ट में से वो ऑब्जेक्ट पिक आउट करते हैं
जिसके साथ आपका जुमला कंप्लीट हो जाता है, तो वो हो जाता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ich schreibe der Frau, क्या लिख रही हूँ फ्राउ को, कुछ पता नहीं है, जुमला कंप्लीट नहीं है, इसलिए ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया है। der Brief हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इसलिए der Frau जो है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया है। अब आप सोचेंगे कि आज तक तो आपने कहा था कि जी die Frau होता है, der Mann होता है, तो उसके बारे में यहाँ से जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। यूजुअली जो कि जर्मन सीख रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि भाई अभी तक तो जो था वो डी फ्राउ था, क्योंकि ये फेमिनिन था, तो अभी अचानक से ये डे फ्राउ क्यों हो गया। तो वो जो है मैं आपको अभी थोड़ी देर के बाद में समझाती हूँ। डाटिव जो है वो हमेशा इज एन आंसर टू द क्वेश्चन हूम, यानी कि उर्दू में किस के लिए या किस को हाथ लिख रही हो, किस के लिए हाथ लिख रही हो। जब भी आप उर्दू में सवाल करेंगे किस के लिए या किस को, तो डाटिव इस्तेमाल होगा जर्मन में, यानी कि हूम। तो डाटिव जो होता है वो हूम का आंसर होता है, यानी कि किसके लिए, किसको। अब हम आ जाते हैं bestimmten आर्टिकल, लेकिन डाटिव के अंदर। हमने अभी तक नोमिनेटिव में हमने सीखे, उसके बाद में मैंने आपको एक्कुजेटिव में सिखाए। अब हम आ जाते हैं डाटिव की तरफ, और यहाँ पे जो है आपको अब समझ आ जाएगा कि ये मैंने अब आप der Frau क्यों कहा, इसलिए क्योंकि डी फ्राउ जो है वो डाटिव में der Frau हो जाती है, der Mann डाटिव में dem Mann हो जाता है, die Frau der Frau हो जाता है, das Kind dem Kind हो जाता है, और die Kinder अगर आप प्लूरल के बारे में बात कर रहे हैं तो वो den उनके साथ में आर्टिकल लगता है। लेकिन इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि अगर तो वर्ड जो है वो n के ऊपर एंड नहीं हो रहा, तो आप हमेशा प्लूरल के अंदर एक n ऐड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डी किंडर के अंदर यहाँ पे n नहीं है, इसलिए जब आप उसका डाटिव बनाएंगे तो उसके अंदर आप कहेंगे डेन किंडैन, तो n के एंड में ऐड किया जाता है हर प्लूरल के साथ में। यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन केस नहीं है। आप जब भी प्लूरल बनाएंगे, प्लूरल इस्तेमाल करेंगे डाटिव में, और एंड में उस वर्ड के n नहीं लग रहा, तो आप फिर डेन किंडान कहेंगे। मैं अब यहाँ पे आपको एक बार फिर से रिपीट करके बता देती हूँ। नोमिनेटिव में der Mann था, लेकिन डाटिव में dem Mann हो गया। die Frau था नोमिनेटिव में, डाटिव में der Frau हो जाता है। नोमिनेटिव में das Kind है, डाटिव में dem Kind हो गया है। और नोमिनेटिव में die Kinder था। प्लूरल जो है डाटिव के अंदर अगर तो वर्ड के साथ में नेचुरली n एंड में नहीं लगता, तो आप उसके साथ में हमेशा एक n ऐड करते हैं और आर्टिकल लगाएंगे आप den। तो यहाँ पे सिर्फ जो है यूजुअली जो होता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई डी फ्राउ था तो अब der Frau क्यों हो गया, तो वो मैंने आपको यहाँ पे ट्राई किया कि मैं आपको क्लियर कर दूँ। अगर तो फिर भी कुछ सवाल रह गए हैं या मैं कम्प्लीटली आपको नहीं समझा पाई, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में एक बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ये है कि कुछ वर्ब्स और कुछ प्रीपोजिशंस जो हैं वो सिर्फ डाटिव केस के साथ लगती हैं। तो मैं ट्राई करूँगी कि अगली चंद वीडियोस में एक मैं वीडियो बना लूँ कि कौन से वर्ब्स हैं कि जो हमेशा ही डाटिव के साथ लगते हैं। तो अगर आप उनको ज़ुबानी याद कर लें तो आपको फिर मुश्किल नहीं होती। आपको पता होगा फॉर एग्जांपल टू हेल्प, यानी कि हेल्फन जो वर्ब है वो हमेशा सिर्फ डाटिव के साथ ही लगता है, वो आप एक्कुजेटिव में नहीं लगाएंगे, नोमिनेटिव में नहीं लगाएंगे, वो लगता ही सिर्फ डाटिव केस के साथ में है। तो इस तरह जो है थोड़ी हेल्प हो जाती है अगर बंदे को थोड़े से हेल्प पता चल जाएंगे, टिप्स पता चल जाए। तो वर्ब्स और कुछ प्रीपोजिशंस हैं जो कि सिर्फ डाटिव केस के साथ लगती हैं, तो इंशाल्लाह उनके बारे में मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में बात करूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और मैं आपके कंफ्यूजन अबाउट डाटिव थोड़ी बहुत क्लियर कर पाई होंगी। अगर तो फिर भी क्वेश्चंस हैं या सजेशंस हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और
2-3 दिन बाद रमज़ान आ रहा है, तो मेरी तरफ से आपको और आप सबकी फैमिलीज़ को बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। मुझे अपनी दुआओं में प्लीज़ याद रखिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।